2 जनवरी की रात अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर अमेरिका ले गया। अपने आप में ये चौंकाने वाली घटना पूरे विश्व में तमाम देश पचा नहीं पा रहे हैं। अमेरिका में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। होना भी चाहिए कि आप आखिरकार किसी राष्ट्रपति को ऐसे कैसे उठा ला सकते हैं अपनी सेना के दम पर, और आप ताकतवर हैं तो आप पूरी तरह से दादागिरी करेंगे। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ हैं डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट जानकार पीके सहगल साहब। सर, आपसे समझना चाहेंगे ये जो घटनाक्रम है ये अमेरिका की अभी तक एक तरह से थानेदारी चल रही थी। ये थानेदारी चला रहे थे इराक को बता करके कि रासायनिक बम है, कुछ नहीं मिला फिर भी अटैक कर दिया, कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में तमाम तरह की चीज़ें अपना खुद ही आतंकवाद पैदा किया और उसके बाद वहाँ पर भी कुछ दिन रहे और सब ऐसे कर कर आके फिर उधर निकल लिए। अब आपने वेनेजुएला में एक अजीब सा एग्जाम्पल किया कि वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको पत्नी सहित गिरफ्तार किया और हथकड़ी पहनाकर, मतलब एक सारे पैमाने सारे पैरामीटर्स तोड़ दिए। ये सब क्या है, क्या शो कर रहा है और आगे विश्व का ये जो जियो पॉलिटिक्स है किस तरफ जा रही है? आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय सारी दुनिया की नज़र जो है अमेरिका के एक्शन के ऊपर है। इस समय यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं और उनके ऊपर जितने असूल लागू होते हैं वही असूल जो है, वही नियम जो है अमेरिका के ऊपर भी लागू है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है, ट्रम्प खास करके, जो तमाम नियमों को नज़रअंदाज करते हुए एब्सोल्यूट एंड टोटल दादागिरी कर रहा है। एक सॉवरेन नेशन के ऊपर हमला करके उसके प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को गिरफ्तार करके और हथकड़ी बना के डिटेंशन सेंटर न्यूयॉर्क में ले जाना एब्सोल्युटली निंदनीय और कंडेमनेबल है। दुनिया के काफ़ी देश हैं जो बड़े पैमाने पर इसको कंडेम कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे रूस है, चाइना है, ईरान है, फ्रांस है, और कुछ देश हैं जो चुप्पी थाने हुए हैं, जिसमें से हिंदुस्तान भी एक ऐसा है जो चुप्पी थाने हुए है। केवल अपने लोगों को कह रहा है कि वहाँ से जाने के लिए बचिए, और जो वहाँ लोग हैं अपने आप को बचा के रखें। उनके यहाँ पे रिश्तेदार हैं, उनके लिए हेल्पलाइन जारी किया है, लेकिन अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया। फिर कुछ देखें जो ओपनली ट्रंप के समर्थन में है, जैसे कि ब्रिटेन के क्रामर हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं जो उन्होंने किया वो सही किया। 2015 से पहले लगभग 75,000 वेनेजुएलन जो थे अपने देश को छोड़ के भाग गए हुए थे। आज लगभग 8 मिलियन लोग जो है मदुरो की वजह से अपने देश से छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं। उन तमाम में खुशी की लहर है। मदुरो जो काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर लीडर था, बड़े पैमाने पर हज़ारों लोगों को उसने जेल में डाला हुआ था बिना किसी कारण के, और याचनाएं दे रहा था। सो आधे लोग तो वहाँ के बड़े खुश हैं और आधे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। लेकिन जो कार्रवाई ट्रंप ने की है वो एक किस्म से बैड एग्जाम्पल है दुनिया के लिए। कल इसी एग्जाम्पल को देखते हुए चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, इंडिया बांग्लादेश के ऊपर हमला कर सकता है, इंडिया पीओके के ऊपर हमला कर सकता है, चाइना है हिंदुस्तान के अरुणाचल के ऊपर हमला कर सकता है या चकन्ने के ऊपर हमला कर सकता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपने एक बैड प्रेसिडेंट को सेट किया है। वास्तव में इसके मुख्य कारण 3 हैं। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कार्टेल को चला रहा था और ड्रग्स की तस्करी अमेरिका में कर रहा था, कि 97% जो ड्रग्स हैं अमेरिका में वेनेजुएला की तरफ से आते हैं। वास्तव में जो ड्रग्स अमेरिका में आते हैं वेनेजुएला से तकरीबन 3% है। उसका असली मकसद था कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व उसमें है, 1/5 ऑफ द टोटल प्रूवन रिजर्व जो है वेनेजुएला में, उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था। और इससे भी बड़ा कारण था वो अपनी डॉलर डोमिनेंस को कायम रखना चाहता था। डॉलर डोमिनेंस को, अगर डॉलर गिर जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी भट्ठा बैठ जाएगा, उसको प्रिजर्व करना बहुत लाजमी था। इसी वजह से उन्होंने सदाम हुसैन को मारा, क्योंकि सदाम हुसैन भी है पेट्रोल को दूसरी करेंसी में बेचना शुरू कर रहा था। इसी माफिक गद्दाफी को मारा, क्योंकि गद्दाफी भी यही कार्रवाई कर रहा था। जहाँ तक वेनेजुएला है, वेनेजुएला बड़े पैमाने पर अपना जो तेल है वो दूसरे देशों को बेच रहा था, युआन के अंदर, चाइनीज़ करेंसी के अंदर, दूसरी करेंसी के अंदर। लेकिन साफ तौर पे कह रहा था 1 लीटर भी ऑयल जो है डॉलर्स करेंसी में नहीं बेचेगा।
और डॉलर को प्रिजर्व करें, क्योंकि मैंने कहा कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व उधर उधर है, कहा जा रहा है 303 to 304 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। तो अमेरिका को साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि, और वो ब्रिक्स में भी शामिल होना चाहता था, साथ ही साथ उसके ताल्लुकात जो है चाइना और रशिया के साथ बड़े इम्प्रूव हो रहे थे। इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए अमेरिका ने वही किया है जो अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट करते रहे हैं। प्रेसिडेंट पुराने बुश ने सदाम हुसैन में किया, फिर इसी माफी के प्रेसिडेंट ने गद्दाफी के खिलाफ किया। 1954 से अमेरिका इसी माफी की कार्रवाई करता जा रहा है। ये पहली बारी नहीं है, वो अपने डॉलर डोमिनेंस को प्रिजर्व करना चाहता है। अमेरिका अपने हित के लिए, अमेरिका के हित के लिए जो ये एक्शन ले रहा है तानाशाही के, मतलब एक तरह से खुलेआम दादागिरी कर रहा है, इसको लेकर के क्या विश्व के बाकी देश, उसमें चाइना है, उसमें रूस है, उसमें और तमाम देश हैं जो इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, होनी भी नहीं चाहिए, स्वीकार भी नहीं होनी चाहिए, क्या देश का, विश्व का सिनेरियो चेंज होगा, ये सब एक साथ आएंगे और अमेरिका के विरोध में खड़े होंगे? देखो, जहाँ तक रशिया, चाइना और ईरान है, वो तो बड़े पैमाने पर अमेरिका के विरोध में खड़े हुए हैं, कुछ हद तक फ्रांस भी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, वेस्टर्न नेशन जो हैं चुप्पी थाने हुए हैं, और बड़े सारे और देश हैं, जैसे हिंदुस्तान भी एक बड़ा बड़ा देश है, वो भी चुप्पी थाने हुए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान अगर ओपनली कंडेम करता है ट्रंप के एक्शन को, तो यकीनन जो ट्रंप के टैरिफ है 50% वो नहीं हटाए जाएंगे। जो हमारा FTA की अपेक्षा है कि जल्दी साइन हो जाएगा 2026 के शुरू में या 2026 के मिडल तक, फॉरगेट इट, वो पूरे ट्रंप के टेन्योर में ख़त्म नहीं होगा और कई प्रकार के सैंक्शन लग सकते हैं। इसलिए माइट इज़ राइट दुनिया के सामने नजर आ रहा है। दुनिया के 50 to 60% नेशन जो है इस समय चुप्पी थाने हुए हैं। मंडे को ये इशू जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें रशिया, चाइना जो है इस और फ्रांस जो है इसके विरोध में बात करेंगे, लेकिन ट्रंप के फेवर में अमेरिका और ब्रिटेन ये वीटो लगा देंगे, डिस्कशन नहीं होगी। और अगर डिस्कशन होती भी है, कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो रेजोल्यूशन की मान्यता ज़ीरो है, क्योंकि UN जो है एक किस्म से नोशनल रह गया है। कोई भी देश जो है उसकी रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता, कि पाकिस्तान नहीं करता, चाइना नहीं करता, इसराइल नहीं करता, रशिया नहीं करता, अमेरिका नहीं करता। कितनी अनेकों हंड्रेड्स ऑफ UN रेजोल्यूशन पास हुई हैं। UN के पास कोई ताकत नहीं है किसी प्रकार की उनको इन्फोर्स करने के लिए। ऐसे में उसका कोई मतलब ही नहीं है। और आप देखोगे UN में भी अगर इसके ऊपर डिबेट होती है और अगर इसके ऊपर वीटो नहीं लगता और डिबेट होती है, तो आप देखोगे अगर वोटिंग होता है तो कम से कम 50 to 60 नेशन जो है एब्सेंट करेंगे। हिंदुस्तान भी एब्सेंटी में रहेगा, किसी प्रकार से उसके खिलाफ वोट नहीं देंगे। ऐसे में जो ट्रंप ने दादागिरी की है, उनको उस प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अभी वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो वेनेजुएला है उसके ऊपर हमने कब्जा कर लिया है और वेनेजुएला में हुकूमत हमारी होगी। अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करेंगे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम करने के लिए और फिर मुनाफा कमाने के लिए। क्या ये हो सकता है, समय बताएगा। क्योंकि साफ तौर पे वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके वाइस प्रेसिडेंट जो है डेल्सी, उसको प्रेसिडेंट बना दिया है। उसने, उसके होम मिनिस्टर ने वेनेजुएला के और उसके डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा कि हम किसी भी हालत में अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। बिल्कुल उसी माफी जैसे यूक्रेन ने कहा कि हम नहीं रशिया के सामने झुकेंगे, और उधर हमास ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए हम इजराइल के सामने नहीं झुकेंगे। क्या वास्तव में एक और वहाँ माहौल बन जाएगा लैटिन अमेरिका में भी, जिसमें दूसरे देश के हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ चाइना और रशिया जो ईरान जो है प्रॉमिस तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अभी वहाँ पे हुकूमत इस समय जो है या फोर्सेस जो वहाँ पर हैं वो अमेरिका की है। वो सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट दे सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, कोई हथियार वगैरह भेजने का मतलब ही नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। अब जबकि आपने भी कहा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया है, 50 से 60% देश मौन साधे हुए हैं, चुप हैं, उसमें भारत भी है, अपने हित देख रहा है। अब ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जो खुद अमेरिका के नियम है, उनका भी उल्लंघन है, क्या उनका कुछ मतलब बचा है? अमेरिका के अंदर
बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है ट्रम्प के एक्शन का। अगर आप देखो, ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं 1 जनवरी को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक दूसरे देश की सॉवरेनिटी को का उल्लंघन करना और उसके राष्ट्रपति को बंदी बनाना एक किस्म से एक्ट ऑफ वॉर है, और इसको कंडेम करते हैं। साथ में कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट थी बाइडन के नीचे, उन्होंने साफ तौर पे कंडेम किया है। जितने भी डेमोक्रेट से कंडेम किए। रिपब्लिकन्स भी अनेकों रिपब्लिकन्स हैं जो वास्तव में ट्रंप के इस कारनामे से खुश नहीं है। लेकिन ट्रंप साफ तौर पे कह रहे हैं, पीट हेगसेथ जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं और मार्क रूबियो जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये उस देश को चलाएंगे। और वहाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिमिट भी क्या, कितनी देर तक अमेरिका वहाँ रहेगा, वो उसका भी वर्णन नहीं किया। कहा है कि उस देश को ये लोग चलाएंगे और हम सत्ता दोबारा सौंपेंगे इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, वो अमेरिका डिसाइड करेगा। यानी दूसरे रास्तों में बड़े पैमाने पर उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, उसके मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, डॉलर को बचाएंगे, डॉलर डोमिनेंस को कायम रखेंगे, उसके ऑयल की चोरी करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, क्या माना जाए, अमेरिका का अगला टारगेट ईरान हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि अगला ईरान होगा। ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि इसी माफिक बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी हो रही है अमेरिका के अंदर, मेक्सिको के माध्यम से, क्यूबा के माध्यम से और पनामा के माध्यम से। उनका असली अगली टारगेट हो सकता है मेक्सिको, क्यूबा और पनामा। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के ऊपर इतना आसान नहीं है हमला करना या इस माफी की कार्रवाई करना, क्योंकि ईरान जो है बड़े पैमाने पर जो मिडल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस है 9 या 10, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये थी हमारी खास बातचीत पीके सहगल साहब से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि किस तरह से अमेरिका अपनी दादागिरी पर उतरा हुआ है और जिसका विरोध आज पूरे विश्व के लगभग कई देशों में हो रहा है। चाइना, रूस, फ्रांस सभी विरोध में आए हुए हैं, लेकिन इस विरोध के क्या कुछ मायने निकलेंगे, क्या कुछ इन विरोध से हो पाएगा, तय हो पाएगा, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।